नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स की सीरीज के लिए दो मैगजीन का सहारा लेकर आपकी तैयारी कराई जा रही है। एक है एसपीडी जो साक्षी मैम के द्वारा लाया जाता है और दूसरा है प्रतियोगिता दर्पण जो मैं खुद लेकर आता हूं। तो इसी के तहत प्रतियोगिता दर्पण की अगले क्लास में, आज के क्लास में हम लोग मार्च 2022 का जो प्रतियोगिता दर्पण है ना, उससे जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को 130 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर जहां जरूरत होगी वहां व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से या फिर मैप के माध्यम से हम लोग इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये हमें आसानी से याद हो जाए और एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग उससे आसानी से सॉल्व करके आए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो प्रतियोगिता दर्पण वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स की बुक है और ये मैगजीन मंथली आती है। तो दोस्तों, इसको अच्छे तरह से की तैयारी कर लिए तो आपने 90% करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। एक सेकंड दोस्तों, पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया। ऑप्शन है आपके सामने 71वां, 72वां, 73वां, 75वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 73वां। दोस्तों, अगर वर्षगांठ पूछता है तो वह दिवस से हमेशा एक कम होता है, क्योंकि दिवस में अगर भारत गणतंत्र हुआ 1950 ईस्वी को तो 1950 को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वर्षगांठ में जो होता है ना, 1900 अगर 50 में गणतंत्र हुआ तो 1951 में वो पहली वर्षगांठ होगी। तो इसलिए वर्षगांठ हमेशा दिवस से एक कम रहता है। ठीक है, आप लोग इसको हमेशा एक ट्रिक की तरह दिमाग में नोट कर लीजिएगा, दिवस ज़्यादा होता है और वर्षगांठ एक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई, यानी 23 जनवरी 2022 की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2022 को मनाई गई पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने कुल कितने राज्यों में विधानसभा के लिए फरवरी से मार्च माह में चुनाव कराए जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। और जैसा ये कि पता है दोस्तों, ये जनवरी का करंट अफेयर्स है और इन पांचों राज्यों के परिणाम भी आ गए हैं 10 मार्च को। ठीक है, तो हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को लेके इसको समझेंगे और फिर जब मार्च का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह उसको एक जगह कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, तो कितने हैं, तो 5 राज्यों में मतदान कराए गए, हाल ही में संपन्न हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो आप मैप में आप देख सकते हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है और गोवा है। यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और ये यहाँ से छोटा सा गोवा। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं, वही चीज़ें बात कही गई है यहाँ पे। नेक्स्ट, और एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं और कितने चरण में मतदान होता है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, मणिपुर में 60, ऐसे याद करिए, गोवा में 40, मणिपुर में 60, उत्तराखंड में 70, पंजाब में 117 और उत्तर प्रदेश में 403, ऐसे याद करिए। गोवा सबसे कम, उसके बाद 40, उसके बाद मणिपुर 60, उसके बाद उत्तराखंड 70, उसके बाद पंजाब 117 और उत्तर प्रदेश 403। और इसमें जो उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ 7 चरणों में मतदान हुए हैं और मणिपुर में 2 चरणों में। बाकी जो 3 राज्य हैं, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में एक चरण में ही मतदान संपन्न हो गया। ठीक है, आप लोग इस चार्ट को अच्छे से 1-2 बार रिव्यू करिएगा, याद हो जाएगा विधानसभा के सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं। अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा, ऑप्शन है आपके सामने 403, 117, 60, 40। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं, तो हम लोगों ने देखा था सबसे कम 40, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 117, उसके बाद 403। तो सबसे कम था गोवा में 40, उसके बाद था मणिपुर में 60, उसके बाद उत्तराखंड में 70 और पंजाब में 117 और उत्तर प्रदेश में 403। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 117, पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार फिर से चार्ट में देख लीजिएगा, याद होते जाएगी, इतना बार रिपीट करेंगे ना चीज़ें याद हो जाएगी। अगला प्रश्न, मणिपुर में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं,
तो याद करिए, गोवा में 40, मणिपुर में 60, उत्तराखंड में 70। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सी, यानी मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं। गोवा में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो सबसे कम गोवा में, इन 5 राज्यों में, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। वैसे पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा की सीटों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा में कितना? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो याद करिए, 40 गोवा में, 60 मणिपुर में, उत्तराखंड में 70। उत्तराखंड में 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल कितने चरणों में मतदान कराई जाएगी? जनवरी के लिए कराई जाएगी, होगा अभी हो जाएगा, अभी के लिए कराए गए। तो ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7, 8। तो हम लोग ने देखा था कि मणिपुर और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में 1 चरण में, और मणिपुर में 2 चरण में, और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान कराए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का ए हम लोगों ने इसे अलग से ऐड किया आपको रिवीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ विधानसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 417, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, गोवा में 40। आप लोग देखिए अब यहाँ पे गोवा में 40 सही है, मणिपुर में 60 सही है, उत्तराखंड में 70 सही है, पंजाब में 117 सही है, उत्तर प्रदेश में 417 नहीं 403 विधानसभा की सीटें है, इसलिए इसका मिलान जो सही नहीं है वो है उत्तर प्रदेश में 417 नहीं बल्कि 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक बार फिर से चार्ट देख लीजिए, आपको सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा? ऑप्शन है आपके सामने तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां। भारत की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पांचवा। एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या को आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग, जिसे अंग्रेजी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कहा जाता है, के अनुसार बीता वर्ष, यानी कौन सा बीता वर्ष, जो अभी 22 चल रहा है, तो बीता वर्ष 2021 जो है ना, वो 2019 के पश्चात अब तक का 5वें सबसे गर्म वर्ष रहा। 1901 से ना ये काउंटिंग स्टार्ट हो गया है, तो 1901 के बाद से 2021 जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। इस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के पश्चात जो सर्वाधिक गर्म था ना, वो 2016 था, और ये जो 2021 5वां सबसे गर्म वर्ष है, माने 121 वर्ष के इतिहास में 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। 2016 सबसे ज़्यादा गर्म है। एक बार हम लोग चार्ट में देखेंगे कि सबसे गर्म वर्ष कौन सा है। तो प्रथम स्थान पे 2016, जो औसत वर्ष तापमान निकाला जाता है, 40-50 वर्षों का एक औसत तापमान निकाला जाता है, एवरेज, उस तापमान से 2016 था ना 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था 2016। दूसरे स्थान पर 2009 था, तीसरे स्थान पर 2017 था, चौथे स्थान पर 2010 था, और 5वां स्थान 2021 का पिछला साल। तो पिछला साल 5वें स्थान पर सबसे गर्म वर्ष अब तक 1901 के बाद से 2016, जहां 0.71 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, और पांचवा पिछले साल औसत तापमान से 0.44 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? 2015, 16, 2019, 2020। तो सबसे गर्म वर्ष 2016, 5वां सबसे गर्म वर्ष पिछला वर्ष 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने आसियान के किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए ऐसे पहले समझौतों पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत का, उसको विदेशों को बेचने के लिए पहला ये जो है समझौता, निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ हुआ है? ऑप्शन है आपके साथ, जो कि आसियान देश है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए समझौता किया है। यह है ब्रह्मोस मिसाइल, एक बार देख लेते हैं। भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, और हाल ही में पाकिस्तान में वो जाके छिटक के, मतलब गलत से मिस फायर हो गया, गिर गया, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात फिलीपींस को किया जाएगा। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने ब्रह्मोस का भारत में खरीद बिक्री के लिए जो निर्माण किया है, वो BAPC, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, के साथ 37.4 करोड़ डॉलर, जिसे रुपया में देखिएगा तो 2805 करोड़ रुपया के अनुबंध पर हस्ताक्षर जनवरी 2021 में किया। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, वो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPOM, जैसे भारत की तरफ DRDO है भारत की तरफ, उसी तरह रूस का एक संगठन है मिसाइल से रिलेटेड, NPOM, इसकी संयुक्त, इन दोनों ने ना, भारत और रूस ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। अब ब्रह्मोस नाम
भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। रूस का मस्कोवा और भारत का ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर हुआ ब्रह्मोस। ठीक है, तो भारत और रूस की संयुक्त पहल से बनाई गई है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है? तो अभी हम लोगों ने देखा रूस के साथ मिलकर, रूस का मस्को और भारत का ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? भारत का है ना एडवांस मिसाइल है। ऑप्शन है आपके सामने C2C वेरिएंट, मानी समुद्र से समुद्र में, सी टू एयर समुद्र से हवा में, एयर टू एयर हवा से हवा में, एयर टू सी हवा से समुद्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C2C वेरिएंट। अब हम लोग देख लेते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको कि हम लोग हाल ही फिलहाल में फिलीपींस से बेचने के लिए समझौता किए हैं। तो इस ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से 11 जनवरी 2022 को किया गया। ज्ञात है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायुसैनिक संस्करण का एक परीक्षण एक माह पूर्व ही 8 दिसंबर 2021 को किया गया था। माने एयर टू एयर इसका टेस्ट हो गया है। अब समुद्र से समुद्र में, अगर समुद्र से ही इसको मार दिया जाए, समुद्र में किसी जो विमान को, पनडुब्बी को टारगेट करके, तो इसे समुद्र टू समुद्र वेरिएंट हो गया। और हवा से हवा का इसका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ठीक है, किसका? तो सुपरसोनिक भारत का क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में मार करने वाले संस्करण का परीक्षण कहां से किया गया? अभी हम लोगों ने चर्चा की INS विशाखापत्तनम से, इससे इसको टेस्ट किया गया है समुद्र से समुद्र में मार करने के लिए। यह है INS विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना से हटाए गए INS खुखड़ी को स्मारक के रूप में विकास हेतु किसको सौंपा गया? ऑप्शन है आपके सामने पुदुचेरी प्रशासन को, दिल्ली प्रशासन को, चंडीगढ़ प्रशासन को, दीयू प्रशासन को। तो एक बहुत पुरानी जो भारत की नौसेना का जहाज है INS खुखड़ी, इसको सौंप दिया गया है उसके दीयू प्रशासन को। अब उसको स्मारक के तौर पे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर जनवरी 2022 को कहाँ संपन्न हुआ? 14वां दौर था किसके बीच? भारत और चीन के बीच कोर कमांडर बैठक का। तो चीन के मोल्डो में, भारत के सियाचिन में, भूटान के डोकलाम में, भारत के सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन के मोल्डो में। और 13वां दौर यहीं पे हुआ था, 14वां दौर भी यहीं पे संपन्न हुआ है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इस भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के बारे में, व्याख्या में देख लेते हैं। भारत व चीन के बीच सैन्य तनाव गलवान घाटी की झड़प के बाद से ही ये जो है द्विपक्षीय वार्ता का दौर चल रहा है तनाव को कम करने के लिए। तो तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की द्विपक्षीय वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को चीनी क्षेत्र वाले चुशुल के मोल्दो में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता ने किया, जबकि चीनी दल का नेतृत्व साउथ सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल चांग लिंग ने किया। LAC पर अभी हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग व गोगरा, इन जगहों पे ना स्थिति काफ़ी गंभीर बनी। दोनों की सेनाएं ना एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पे खड़ी हुई है पिछले 2 सालों से लगभग। और यहाँ देप्सांग हो गया, गोगरा हो गया, पैंगोंग सो जो हुआ जिसमें कि सेना भी हट गई है, हॉट स्प्रिंग और डेमचौक, इन दोनों जगहों से तो हट गई है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग, इन पे अभी भी बात नहीं बन पाई है और इसी के लिए वार्ता जारी है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2022 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने डेविड कैमरन, थेरेसा मे, टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन। तो टोनी ब्लेयर जो कि 1997 से 2007 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, उनको जो वहाँ की महारानी है उन्होंने नाइटहुड से सम्मानित किया है। और नाइटहुड से सम्मानित करने के बाद ना, किसी व्यक्ति को नाइटहुड से सम्मानित किया जाता है, उसके सामने उसके नाम के आगे सर लग जाता है, जैसे सर गैरी सोबर्स। ठीक, तो उसी तरह अब इनको पुराया जाएगा सर टोनी ब्लेयर। एक सम्मान है ब्रिटेन की महारानी देती है। ठीक है, जैसे भारत में पद्म अलंकरण दिया जाता है ना, उसी तरह ब्रिटेन में ना नाइटहुड की उपाधि देती है, और नाइटहुड की उपाधि के साथ ही नाम के आगे सर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए 9 वर्ष 2022 के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ईरान
या यूक्रेन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऐसा काम उत्तर कोरिया ही कर सकता है और सही है भी उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशियाई सरकार द्वारा अपनी राजधानी को जकार्ता से स्थानांतरित करके कहाँ किए जाने से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया? तो बाली द्वीप पर, फ्लोरेंस द्वीप पर, सुम्बा द्वीप पर, बोर्निया द्वीप पर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बोर्निया द्वीप पर। अब यहाँ से ये जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी यहाँ थी, अब इसको यहाँ पे एक पूरा इंडोनेशिया ही ना एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे किया जाएगा जो बोर्निया द्वीप कहा जाता है। और इस बोर्निया द्वीप का एक जगह है कालीमंतन, और वहीं पे अब राजधानी बनाई जाएंगी और नई राजधानी का जो नाम होगा ना वो नुसंतारा होगा। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो जाएगी? नुसंतारा, जो कि बोर्निया द्वीप पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, भूटान ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, म्यांमार ने। सही उत्तर है पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कैबिनेट से पारित की है। ठीक है, अगला प्रश्न, विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति के आकलन हेतु भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कहा जाता है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह संस्था जारी करने वाली जो भ्रष्टाचार आकलन का जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वो कौन संस्था जारी करती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे EIU बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सी ऑप्शन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, डी ऑप्शन है UNDP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के बारे में। इस व्याख्या को इत्मीनान से सुनिएगा। विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति के आकलन हेतु भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की गणना जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस देश की है? जर्मनी की एक संस्था है और यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है हर साल। वर्ष 2021 के लिए ऐसी सूचकांक की रिपोर्ट 25 जनवरी 2022 को जारी की गई और इस बार इसमें 180 देशों या क्षेत्रों को शामिल किया गया और इसमें जो प्रथम 3 स्थान है जहाँ भ्रष्टाचार एकदम 0 के बराबर है, वो है सबसे कम है, वो है 1 नंबर पर डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। 4-5 देश है जो हर सूचकांक में ना एक के आगे पीछे होते रहते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो इस बार डेनमार्क प्रथम स्थान पे, हालांकि डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड इन तीनों की ना रैंकिंग जो है बराबर है 88 88 88। ठीक है, तो लेकिन उसको क्रम दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल, डी से डी पहले आता है, तो डेनमार्क 1 नंबर पर, F उसके बाद फिनलैंड 2 नंबर पर, न्यूजीलैंड 3 नंबर पर। भारत पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान सुधार करके 50वें स्थान पर पहुंच गया, यानी पिछले वर्ष 86वें स्थान पर था। और सबसे अंतिम स्थान यानी 180वें स्थान पर सूडान है। ये ना निचोड़ है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कई पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा तो ये जो आपके सामने व्याख्या है ना, ये निचोड़ है। ठीक है, जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। ठीक है, 180 देशों की सूची इस बार जारी की गई, उसमें भारत 50वें स्थान पर है, पिछले साल 86वें पर था, इस समय 50वें पे है। सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, यानी भ्रष्टाचार वहाँ सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश है, प्रथम 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, डेनमार्क को याद रखिएगा प्रथम, दक्षिणी सूडान को अंतिम। यहाँ पे आपको सूचकांक मिलेगा, डेनमार्क 88 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर। यहाँ पे जितना ज़्यादा अंक मिलेगा ना उतना अच्छा आपकी स्थिति है, जितना कम अंक मिलेगा यानी भ्रष्टाचार वहाँ बोलबाले पे, चरम पे। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये 1 2 3 रैंकिंग पे है। अंतिम स्थान पे कौन है? दक्षिणी सूडान, इसको 11 अंक मिले हैं और ये 180वें स्थान पर है। उसके बाद सीरिया है, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद वेनेजुएला है। तो आप दक्षिणी सूडान को याद रखिएगा। अब हम लोग भारत की बात कर लें तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान की स्थिति काफ़ी अच्छी है, 25वें स्थान पर है। उसके बाद चीन 66वें, भारत 85वें, श्रीलंका 102, नेपाल 117, पाकिस्तान 140, म्यांमार 140 और बांग्लादेश 170। एशिया खासकर भारत के पड़ोसी देशों में ना भ्रष्टाचार का सूचकांक काफ़ी नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति के आकलन हेतु भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस देश से संबंधित है? तो उस अगर व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यह संस्था जर्मनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पर कौन रहा? तो फिनलैंड,
सॉरी डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों का अंक जो है ना 88 आया है, लेकिन डी पहले आता है, इसलिए डेनमार्क पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये मैं जानबूझ के क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, कि आपको याद होता रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 85वें था, जो पिछले साल की रैंकिंग में एक सा सुधार की है, 86 से 85वें स्थान पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? निम्न में से पूछा गया है, जो ऑप्शन दिया गया है नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो आपको यहां पे मिलेगा भूटान। यहां पे एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये है आपको ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमने शायद क्वेश्चन गलत कर दिया है। सबसे खराब रैंकिंग नहीं, सबसे अच्छी रैंकिंग कही जाएगी यहाँ पे। सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? मुझे डाउट हुआ था, सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? तो भूटान की है, 26वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है भारत के पड़ोसी देशियों में? तो वह है भूटान। उसके बाद ही नेपाल, चीन, श्रीलंका, भारत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज ने किस अरब देश की पहली यात्रा की? दोस्तों अब आप सुनिएगा कि ये नफ्ताली बेनेट फिर कौन है? तो नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री है। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की, जिनका नाम है इसाक हरगोज। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। तो पिछले साल ट्रंप के कार्यकाल में अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ था इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, और उसके बाद यह इराक के राष्ट्रपति की पहली अरब यात्रा थी, और वो है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इस देश, यहाँ किस देश होगा? भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के 30वीं वर्षगांठ मनाई? इजराइल, फिलिस्तीन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति अभी हम लोग ने देखा इसाक हरगोज, और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। तो यहाँ पे देख लेते, भारत ने इजराइल को मान्यता यद्यपि 17 सितंबर 1950 को उसकी अस्तित्व में आने के वर्ष ही दे दिया था। इजराइल की जब स्थापना होती है उसी समय भारत ने उसको मान्यता प्रदान की थी, लेकिन जो है ना, दोनों देशों के बीच औपचारिक पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ, और तब से लेकर एक अभी उसकी स्थापना, राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ 29 जनवरी 2022 को मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में किस देश में हजारों ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन फ्रीडम कॉन्वॉय जनवरी 2022 में किया गया? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, जापान। तो यह कहाँ पे हुआ? तो कनाडा में। कनाडा में वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा के हजारों लोग राजधानी ओटावा में संसद के सामने प्रदर्शन किया, और इनमें बड़ी संख्या में ट्रक चालकों की थी, जिन्हें अपने कारोबार सिलसिले के लिए रोज अपने प्रांतों की सीमा को पार करना पड़ता है। और ये ना, टीका की वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन की अनिवार्य कर दी गई थी सरकार, उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। और बता दूं कि जनवरी तक कनाडा में 75% लोगों को टीका दिया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22, जो कि अभी चल रही है, 21-22 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो 21-22 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है एनएसएसओ द्वारा? ऑप्शन है -7.3%, यानी कमी आएगी। बी ऑप्शन है 9.2%, सी ऑप्शन है 8.6%, डी ऑप्शन है 5.4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 इन 9 महीनों में भारत के वस्तुगत निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों वृद्धि, जब ये तुलना होता है ना, तो पिछले वर्ष यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच की तुलना अप्रैल से दिसंबर 2021 के इन 3 क्वार्टरों की तुलना उससे की जाती है। तो पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 2021 में वस्तुगत निर्यात, 2 तरह के निर्यात होते हैं, सेवा क्षेत्र के निर्यात और वस्तुगत निर्यात। इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वस्तुगत निर्यात में? ऑप्शन है आपके सामने 49.66, 68.91, 36.31, 57.33। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 49.63,
6% की वृद्धि देखी गई है। चूँकि आपको पता ही होगा कि अप्रैल और दिसंबर के बीच 2020 में पूरी तरह भारत लॉकडाउन था, इसलिए इस बार यह वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस वित्तीय वर्ष में पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत के विदेश व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार इन 9 महीनों की अवधि में भारत के वस्तुगत निर्यात डॉलर में दिया है 301.3 अरब डॉलर व आयात 443.82 अरब डॉलर के रहे थे। और यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि पिछला वर्ष क्या था इसी अवधि में और इस वर्ष क्या है। तो वस्तुगत निर्यात, मैंने बोला था वस्तुगत निर्यात होता है और सेवागत निर्यात, वस्तुगत और सेवा इन दोनों को मिला के टोटल ऐड होगा। वस्तु को अलग, वस्तु का निर्यात अलग, वस्तु का आयात अलग, फिर सेवा क्षेत्र का निर्यात अलग, सर्विस का आयात अलग, और फिर कुल निर्यात यानी सेवा और वस्तु दोनों को ऐड किया जाएगा। फिर कुल आयात सेवा और वस्तु दोनों को ऐड करके फिर उसके बाद कुल जो ट्रेड बैलेंस है वो निकला जाएगा। तो पिछले वर्ष 201.38 था वस्तुगत निर्यात, जो इस वर्ष 301.38 तक चला गया। तो इसलिए परसेंटेज वृद्धि कितनी दर्ज की गई, 49.38% की वृद्धि हुई। अब आयात की बात करें तो पिछला साल 262.76 अरब डॉलर था और इस बार 443.82 अरब डॉलर हो गया। तो आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 68.91% की वृद्धि दर्ज की गई। और यहाँ ट्रेड बैलेंस देखिएगा, यानी भारत ने निर्यात कम किया और आयात ज़्यादा किया, इसलिए माइनस में चल रहा है ट्रेड बैलेंस, यानी जितना निर्यात कर रहा है उससे ज़्यादा मंगा रहा है। 142.44 अरब डॉलर भारत अभी ट्रेड बैलेंस में है वस्तुगत के मामले में। अब सेवा सर्विस में देखा जाए तो 2020 में इसी अवधि के दौरान 150 अरब डॉलर था निर्यात सर्विस का और आयात था 177। तो वृद्धि कितनी हुई इसमें यहाँ पे 18%। फिर इसी में सेवा में आयात 21% की वृद्धि दर्ज की। अब दोनों को ऐड करेंगे ना तो कुल आयात, कुल निर्यात कितना हुआ तो 351.47 2020 में, और इसी अवधि के दौरान 2022 में 479.06 अरब डॉलर, और टोटल 36.31% की वृद्धि हुई है निर्यात में, और आयात में 57.33% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर भी ट्रेड बैलेंस अभी माइनस 68.06 अरब डॉलर ही है। इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत के वस्तुगत आयातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आयात की यहाँ बात हो रही है तो वस्तुगत आयातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उत्तर है 68.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत के कुल निर्यातों यानी वस्तुगत और सेवा दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमने देखा था नीचे 36.31% की। उसी तरह कुल आयातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तो 57.33% की। चार्ट को आप लोग अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना अरब डॉलर था। 593.1 अरब डॉलर, 563.1 अरब डॉलर, 570.1 अरब डॉलर, 558.1 अरब डॉलर। तो सितंबर 2021 के अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण था 593.1 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जो ये इकोनॉमिक्स का सेक्टर होता है ना थोड़ा उबाऊ होता है, लेकिन आप बस एमसीक्यू को मेरा देखिएगा, आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति की दर अखिल भारतीय स्तर पर कितना था। हर महीने के अंतिम में इसको निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुद्रास्फीति 5.59% था। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एनएसएसओ द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ना 2012 के आधार वर्ष पे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में थोक मूल्य सूचकांक, वो था खुदरा और ये था थोक में मुद्रास्फीति की दर कितना थी। तो इसका आंसर है 13.56%। ये दिसंबर की बात हो रही है। एग्जाम में ना मतलब दिसंबर वाला तो नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि करंट अफेयर्स था उस टाइम का। शायद आने वाले आजकल इस महीने में कोई एग्जाम हो उनके लिए काम कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 के अंत में भारत में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष
कितना अरब डॉलर था। तो ये सालाना दिसंबर 2021 की बात है, तो आपको इसको गौर से सुनिएगा। तो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष जो था वह दिसंबर 2000 के अंत तक 633.61 अरब डॉलर था। और इसमें जो है ना, एक बार विदेशी मुद्रा कोष के बारे में जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अतिरिक्त स्वर्ण कोष को भी शामिल किया जाता है। विशेष आहरण अधिकरण, जिसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, व आईएमएफ के जो आरक्षित राशि है ना, इन चारों को शामिल किया जाता है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा कोष के मामले में दिसंबर 2021 के अंत तक भारत विश्व में 5वें स्थान पर था। विदेशी मुद्रा कोष सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के पास है, इसमें वो भारत 5वें स्थान पर है। 1 नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है, 3 नंबर पर स्विट्जरलैंड है, चौथे नंबर पर रूस है और 5वें नंबर पर भारत है। इसमें कौन कौन सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति इतना है। स्वर्ण गोल्ड को भी शामिल किया जाता है, वो इतना अरब डॉलर है। फिर विदेशी आहरण और आईएमएफ के जो सुरक्षित राशि, सबको मिलाकर 633.61 अरब डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कब से प्रभावी हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगापुर पहला देश था जो इसको एक्सिक्यूट किया था। कम से कम 6 देशों को एक्सिक्यूशन जरूरी था, 6 आसियान देश और 2 जो 5 कंट्री उनका। तो ये कब से शुरू होने वाला है, तो 1 जनवरी 2022 से यह समझौता लागू हो गया, यानी प्रभावी हो गया। और यहाँ पे व्याख्या में हम लोग इसको समझेंगे। आरसीईपी आसियान के 10 देश तथा 5 अन्य देश, आसियान के 10 देशों के अलावा जो 5 अन्य देश है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड व दक्षिण कोरिया, इनके बीच नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय व्यापार, ये जो आरसीईपी समझौता हुआ था। प्रारंभ में भारत में भी इस समझौते में शामिल था, लेकिन वह कुछ उसकी चिंताएं थी, जिसके चलते 2019 में इस वार्ता से पीछे हट गया। हालांकि अभी भी भारत के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है कि भारत जब चाहे इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन भारत अपने इंटरेस्ट देख के यहाँ से पीछे हटा था। और विश्व की 1/3 जनसंख्या के साथ यह देश, जो ये 15 देश है ना, वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% भाग का उत्पादन करते हैं। तथा ऐसा माना जा रहा है कि आरसीईपी के प्रभावी होने से वैश्विक व्यापार परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले ये जो आसियान के कंट्री है, इससे पहले जो थे ना, ये देखिए क्षेत्रीय व्यापारिक समझौता जो है, ये आरसीईपी 30% जीडीपी, विश्व जीडीपी का 30% इन लोगों के पास है। उसके बाद आप जाइए देखिएगा ना, तो जिसे नाफ्ता बोलते हैं, नाफ्टा, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, मैक्सिको और कनाडा की जो एग्रीमेंट है, ये विश्व जीडीपी का 28%, तो इससे भी बड़ा हो गया है आरसीईपी। यूरोपीय संघ का इतना प्रतिशत है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जीडीपी का इतना प्रतिशत। ये 5 जो है शीर्ष जीडीपी हिस्से वाले जो है व्यापार क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा हो गया है जनवरी 2022 से क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी आरसीईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला देश कौन रहेगा। ऑप्शन है आपके सामने, भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। तो इसके अनुसार भारत, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष से कहा गया। इसके अनुसार कैलेंडर वर्ष के जो होता है ना, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक, इसके अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है, इसने भारत को दुनिया का सबसे तेजी से जीडीपी वृद्धि वाला देश माना है। यहाँ पे ना जनवरी में 3 संस्थाओं की रिपोर्ट आई है। एक संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट, उसके बाद विश्व बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और एक आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है। इन तीनों की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है ना, ये अगले 2 वर्षों तक विश्व की सबसे बड़ी तेजी से विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। ये हम विश्व बैंक, ये संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है, इसके अनुसार कह रहे हैं। तो भारत 2021 में एक कैलेंडर वर्ष के अनुसार, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच, इसका विकास दर 9% रहेगा। 2022 में 6.7%, और ये इन सारे देशों से ना अधिक ही है भारत का। और विश्व बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है, 8.3% 2021-22 में, ये फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, और 2022-23 में 8.7%। और आईएमएफ भी 9% और 9% बोल रहा है 22 और 23 में भी। तो इन तीनों रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2 वर्षों तक जीडीपी विकास करने वाली, जीडीपी में तेजी वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। ठीक है। इसके बाद ही चीन का स्थान आता है। यहाँ 7.8 है, यहाँ 8 है और यहाँ 8.1 है, यानी भारत से कम ही है। और जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना,
पूरे संपूर्ण विश्व की योग 5.5 2021-22 में। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार, इसके अनुसार 5.5, 4.1, फिर 5.9, 5.4, ये पूरे संपूर्ण विश्व की है। तो भारत हर रिपोर्ट में आगे है। यूएन के अनुसार 2021 में 9, विश्व बैंक के अनुसार 2021-22 का जो वर्तमान चालू वर्ष चल रहा है वो 8.3, और IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2021-22 जो वर्तमान चल रही है वो 9%। यानी संयुक्त राष्ट्र और IMF के अनुसार वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है वो 9% और विश्व बैंक 8.3%। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ष 2021 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है आपके सामने 8.3%, 9%, 8.5, 9.2। तो सही उत्तर है दोस्तों 9%। यूनाइटेड नेशन और IMF ने 9% और विश्व बैंक ने 8.3% का अनुमान लगाया है। अब विश्व बैंक की बात पूछ रहा है, विश्व बैंक ने तो 8.3% हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे IMF की बात है तो 9%। ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी 2021 में भारत में स्वर्ण की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है 58.6, 60.6, 78.6, 88.6। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 78.6% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वर्ण की कुल खपत 2020 में 446 टन थी, जो 2021 में बढ़कर 797.3 टन हो गई है, जो कि 78.6% की वृद्धि दर्ज की है। और यही जो अनुमान लगाया है ना, ये 2022 के लिए भी अनुमान लगाया है कि यह 797 से बढ़कर कितना टन हो जाएगा? 850 टन हो जाएगा 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वर्ण परिषद की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में स्वर्ण खपत कितना तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है? 850 टन, 950 टन, 1050 टन, 800 टन। तो 850 टन तक बढ़ जाएगा 2022 में। और 21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 78.6% की वृद्धि, 797.3%, 3 टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया? हाल ही में ना एक ये किया गया है, हम आगे व्याख्या में बताएंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने 54 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 95 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 95 लाख। व्याख्या में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग इस व्याख्या को पढ़ते हैं। जनवरी 2022 में चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय को 70 लाख से बढ़ा करके 95 लाख रुपया कर दिया है। जबकि छोटे राज्यों के लिए जो पहले की जो सीमा थी 54 लाख, उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। ये किसके लिए? तो लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए। उसी तरह विधानसभा के प्रत्याशियों की भी जो सीमा है ना, उसमें वृद्धि की गई है। विधानसभा के प्रत्याशियों की सीमा पहले 28 लाख थी, उसे बढ़ाकर 40 कर दिया गया है बड़े राज्यों के लिए। और छोटे राज्यों के लिए जो सीमा पहले 20,000 थी, उसे 20 लाख जो थी उसे 28 लाख कर दी गई। यहाँ पे चार्ट में हमने अच्छी तरह से इसे क्लियर किया है। इसे आप ना याद कर लीजिएगा, चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा, कॉपी में नोट करिएगा, याद हो जाएगा। बड़े राज्यों के लिए लोकसभा की बात हो रही है तो 70 से 95 कर दिया गया है लाख में, और छोटे राज्यों के लिए 54 से 75 कर दिया गया। ठीक है, अब विधानसभा की बात करें तो 28 बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख, और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने छोटे राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है, और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला व्यय की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 75 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 95 लाख।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 40 लाख। पहले 28 लाख था, उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। उसी तरह छोटे राज्यों के लिए प्रत्याशियों के लिए व्यय की सीमा विधानसभा में कितना कर दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, तो पहले 20 था, उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया। ठीक है, याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए। भारत के चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार की गई घोषणा के मुताबिक चुनावी खर्च की सीमा का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बड़े राज्यों के संसदीय क्षेत्र में 95 लाख रुपए, तो सही है। छोटे राज्यों के संसदीय क्षेत्र में 75 लाख, ये भी सही है। बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख, 28 से बढ़ाकर 40 किया गया था, ये भी सही है। और छोटे राज्यों के विधानसभा क्षेत्र में 20 से बढ़ाकर 28 किया गया था, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी मिलान गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 51वां प्रश्न, 27 जनवरी 2020 को सरकारी स्वामित्व वाले विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया का स्थानांतरण किस समूह को कर दिया गया है? विलय स्थानांतरण जो एयर इंडिया कई सालों से चल रही थी, तो यह किस संस्थान को बेच दिया गया सरकार के द्वारा? तो टाटा समूह, रिलायंस समूह, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टर्बो, तो यह टाटा समूह के पास चला गया है। एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया गया। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं इसकी पूरी कहानी क्या थी। तो भारत सरकार ने 27 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर भारत के एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया गया। इस सौदे का कुल मूल्य कितना था? 18,000 करोड़ रुपया। एयर इंडिया के इस हस्तांतरण से 69 वर्ष के पश्चात एयर इंडिया की घर वापसी हुई। आप सभी को पता होगा कि जो इस विमान कंपनी की स्थापना जो हुई थी ना 1932 में, JRD टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी, तथा 53 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सरकार इसे पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बनाकर अपने अधिग्रहण में ले ली। और अब पुनः 2022 में यह स्वामित्व पुनः टाटा समूह के पास चला गया, इसलिए इसे कहा जाता है एयर इंडिया की घर वापसी, जो 69 वर्ष बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के पश्चात एयर इंडिया की घर वापसी हुई है? तो ऑप्शन ए 69 वर्षों के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, IYBSSD का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका हम आंसर बता देते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2020 को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में पारित किया गया। यानी 2022 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है यूएनओ के द्वारा? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBDC का विस्तृत रूप क्या है? तो CBDT का विस्तृत रूप है सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा शंकर प्रसाद किस बैंक के नए MD सह CEO बनाए गए हैं? यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, ये गलत से हम लिखे गए, उत्तर है यूको बैंक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2022 में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है उसकी एक लिस्ट दे दी गई है। दर्पण में हम जो दिया है उसको सबको एक जगह कर लिए हैं। शोभा शंकर प्रसाद यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक, साथ में CEO, MD और CEO। अलका मित्तल इनको ONGC के चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, S सोमनाथ, K सिवन के स्थान पर इसरो का नया चेयरमैन S सोमनाथ को बनाया गया है। आयशा मलिक तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसको? तो पाकिस्तानी न्यायाधीश आयशा मलिक को। B अनंत नागेश्वर ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है। विक्रम देवदत्त यह एयर इंडिया के नए चेयरमैन है, जो कि अंतिम चेयरमैन कहा जा सकता है। और लेफ्टिनेंट, क्योंकि टाटा समूह ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। अंतिम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, तो यह थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। इस सूची को आप लोग कम से कम ये अलका मित्तल, उर्जित पटेल, S सोमनाथ, आयशा मलिक, अनंत नागेश्वर को याद कर लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन आंसर में आपको याद करवा ही देंगे। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक, साजिया इल्मी, मलाला यूसुफ, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा आयशा मलिक
यह है आयशा मलिक। महिला अधिकारों की पैरोकार कही जाने वाली आयशा मलिक इस नियुक्ति से पूर्व लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में 24 जनवरी को शपथ दिलाया गया। किसको? तो आयशा मलिक की, और पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। हाल ही में किसे महारत्न कंपनी ONGC के चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे? अलका मित्तल को ONGC का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। ये है अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में सॉरी दोस्तों, जनवरी 2022, 21 का खुमार अभी जा नहीं रहा। हाँ, तो जनवरी 2022 में किस भारतीय को बीजिंग स्थित बहुराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थान, जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB का भी कहा जाता है, का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ को, B अनंतपाल को, उर्जित पटेल को, विक्रम देव दत्त को। तो अभी तक हम लोग को पता है एस जो है कि हम लोगों ने चार्ट देखा था, इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इस पद पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि किसका स्थान लेंगे? तो भारत के ही DJ पांडियान का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2022 को किसे इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हम लोगों ने चार्ट में देखा था, अब यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। S सोमनाथ, B अनंत नागेश्वर, उर्जित पटेल, विक्रम देवदत्त। तो S सोमनाथ होंगे इसरो के नए चेयरमैन। B ठीक है, उर्जित पटेल AIIB के हैं उपाध्यक्ष। एक बार इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक श्री S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर वह K सिवन का स्थान लेंगे। इनके पहले K सिवन थे, जो 22 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 साल की होगी। इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ जो इसरो का चेयरमैन रहता है ना, वो भारत के अंतरिक्ष विभाग का भी सचिव अपने आप बन जाता है, तो वो भारत के अंतरिक्ष विभाग के सचिव पद पे भी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जान लेते हैं। S सोमनाथ 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां इसरो के PSLV, आपने सुना होगा नाम PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वही PSLV के विकास परियोजना से जुड़े रहे, और बाद में भारत के सबसे जो शक्तिशाली वर्तमान में जो भारत का रॉकेट लॉन्चर है वो है GSLV MK3। इसके विकास परियोजना का भी नेतृत्व उन्हीं ने संभाला है। जनवरी 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक पद पर उन्हें K सिवन के स्थान पर, जब K सिवन जो इसरो के चेयरमैन बन गए ना, तो उनके स्थान पर इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का के निदेशक के पद पर चुना गया। और अब जब रिटायर हो गए कौन? K सिवन, तो इसरो के चेयरमैन पर भी उनका स्थान लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो S सोमनाथ इसरो के हैं, B अनंत नागेश्वर, यही उत्तर भी है। उर्जित पटेल तो AIIB के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो B अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। थल सेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मनोज पांडे को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? 14, 15, 29, 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टोटल 29 बच्चों को। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में कुछ चीजें और मिल जाएगी आपको जानकारी के लिए। 26 जनवरी 2022 को देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के हासिल करने वाले बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो 29 पुरस्कार दिए गए हैं ना, विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। और बिहार के मामले में यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार के 2 बच्चे, एक तो बेतिया के धीरज कुमार जो चंपारण जिले में पड़ता है, वह वहाँ के बेतिया के धीरज कुमार उन्हें वीरता के लिए, और छपरा के जो सारण जिला में पड़ता है, सारण जिला का मुख्यालय है, मैं खुद छपरा का हूँ, तो छपरा के पल साक्षी जो को समाज सेवा के लिए
राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो बिहार के 2 बच्चे हैं, एक चंपारण के धीरज कुमार और छपरा जो सारण जिला में पड़ता है वहाँ के पल साक्षी को मिला है। ये दोनों बिहारी हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित निम्न बच्चों में से किनका संबंध बिहार से है? तो पल साक्षी, धीरज कुमार, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने को शौर्य चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया? 9, 12, 15, 20। तो टोटल 12 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया, जिनमें 9 जो हैं मरणोपरांत थे। उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विनोद शर्मा, राजेंद्र कुमार भंडारी, सुमित सरकार, अवधेश मलिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विनोद शर्मा। अब हम लोग देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 23 जनवरी 2022 150वीं जयंती भी मनाई गई किनकी? सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा ही क्वेश्चन यही था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। और ये घोषणा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में लाल किले से की गई थी और 19 से यह दिया जा रहा है। 20 में दिया गया, 22 में दिया गया, यह तीसरा था। 20, 21 और 22 का यह तीसरा पुरस्कार होगा। तो इसके तहत 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, एक संस्थागत श्रेणी और एक व्यक्तिगत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में और सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को चुना गया? तो सही उत्तर है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसलिए यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। व्याख्या में इसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, यहाँ पे होगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे जल शक्ति पुरस्कार 7 जनवरी 2022 को घोषणा की गई और कुल 57 विजेताओं को 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। 11 श्रेणियों में कुल विजेताएं कितने थे? 57। सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के लिए पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु का रहा। सर्वश्रेष्ठ जिले व सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार 5 अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। 5 क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना जाता है। कौन कौन क्षेत्र हो जाएंगे? उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र। मैं बस बता रहा हूँ, हम लोग उत्तर क्षेत्र में हैं खासकर, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन उत्तर क्षेत्र से पूछेगा। तो उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले को। जिले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को, और उत्तर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का भी पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर को मिला। जबकि उत्तर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको मिला? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्थित घसपर ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार मिला। क्वेश्चन आंसर के मामले में करके हम लोग सबको क्लियर कर लेंगे। ये है 11 श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार इन सब में मिलता है। तो ये 11 श्रेणी में है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम MCQ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट को मैं MCQ के माध्यम से सॉल्व करा देता हूँ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 कितने श्रेणियों में दिया गया? 8 श्रेणियों में, 9 श्रेणियों में, 11 श्रेणियों में, 10 श्रेणियों में। तो टोटल 11 श्रेणियों में दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ट में भी दिखेगा 11 श्रेणी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिला को दिया गया? वापी गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, बड़ौदा गुजरात, सूरत गुजरात। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ना कुछ हमको
डाउट लग रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है ना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश होगा। ये क्वेश्चन ना मतलब गलत मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर होगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है उत्तर क्षेत्र के। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? श्री लाल शुक्ल को, श्री शिव मूर्ति को, शोभा शंकर प्रसाद को, बैजनाथ प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्री शिव मूर्ति को। प्रसिद्ध हिंदी कवि, उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को द्वारा 2021 से इफ्को साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन होता है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इफ्को कृषि से रिलेटेड एक कंपनी है। तो श्री शिव मूर्ति द्वारा रचित उपन्यासों में त्रिशूल, कस्तूरी तथा केसर कस्तूरी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स पुरस्कार जिसे ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? तो आपको पता होगा हर साल आईसीसी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची प्रकाशित करती है, तो उसी में सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर होता है ना पुरुष, उसको जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम दिया जाता है गैरी सोबर्स ट्रॉफी। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया? यानी ओवरऑल मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के हैं, बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज है, 7 फुट लंबे ऊंचे कद के एक 4 के खिलाड़ी है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसे क्या मिला है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पुरस्कार 2021, हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में कौन खिलाड़ी जो पूरा ओवरऑल प्रदर्शन किया उसके आधार पर, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया? शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है। उसी तरह अब पहले एक होगा ओवरऑल हो गया, उसके बाद वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड, इमर्जिंग मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर उदयमान यानी वर्ष का उदयमान खिलाड़ी जानेमन मलान जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान। तो पाकिस्तान का कब्जा रहा इस अवार्ड में, जो कि पहले भारत का रहता था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। ठीक है, अब आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, सबसे अच्छा स्पिरिट किसका था? तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, इनको अवार्ड मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर जो एलीट देश होते हैं ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे मिला? तो जिसान मसूद जो ओमान देश के हैं। और सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, डेविड सेफर्ड एक बहुत बड़े महान एम्पायर थे, उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का। तो दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मस को ये दिया गया। अब उसी तरह आईसीसी ना महिलाओं को भी पुरस्कृत करती है। तो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया गैरी सोबर्स ट्रॉफी, उसी तरह महिलाओं के लिए फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से जाना था। यही क्वेश्चन यही पूछेगा, फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वो भारत की स्मृति मंधाना को चुना गया है। उसी तरह वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लीजेल ली दक्षिण अफ्रीका को। टी20 का सर्वश्रेष्ठ फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टैमी ब्यूमांट इंग्लैंड को। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदयमान खिलाड़ी किसे चुना गया? तो फातिमा साना पाकिस्तान के। अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है उसको हम एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे। चार्ट को 102 बार देखिएगा। वर्ष 2021 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? यानी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? मिथाली राज भारत, स्मृति मंदाना भारत, मैन लेगिनिन ऑस्ट्रेलिया, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। तो स्मृति मंदाना भारत। और यही पुरस्कार मेल में दिया गया था शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, जो रूट, मोहम्मद रिजवान। तो सही उत्तर है बाबर आजम पाकिस्तान।
सर्वश्रेष्ठ ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टेस्ट क्रिकेटर चुना गया था इंग्लैंड के जो रूट को। ठीक है, टेस्ट में इंग्लैंड, बाकी वनडे, T20 और बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तीनों अवार्ड कौन ले गया? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको चुनना है। एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, सही है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, ये भी सही है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये भी सही है। और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जानेमन मलान, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई फीमेल क्रिकेटर लीजेल ली, ये भी सही है। T20 फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बीजू मॉन्ट, ये सही है। और इमर्जिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा साना पाकिस्तान की, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार फिर से लिस्ट देख सकते हैं। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ एम्पायर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नाइजेल लॉन्ग, रोड टक्कर, मराइस इरास्मस, अलीम डार। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रॉबर्ट लेंडावस्की, एडवर्ड मेंडी, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, फीफा के सर्वश्रेष्ठ मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबर्ट लेमेंसी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लूसी कांस, विवियन मेडेना, क्रिस्टियाने एंडलर, एलेक्सा पुटेलास। तो इसका सही उत्तर है जाए एलेक्सा पुटेलास को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ये ESPN ना, भारत का जो ESPN, वो भारत के खिलाड़ियों को प्रदान करती है ये अवार्ड। तो इसको ICC अवार्ड से मत लिंक करिएगा। ये ESPN है, वो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो देती है। जो क्रिकेट की संस्था है, जैसे फीफा फुटबॉल की संस्था हो गया, उसी तरह क्रिकेट की संस्था है ICC। लेकिन ये स्पोर्ट्स चैनल है ESPN। इसने भी अपना भारत के खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें ये प्रश्न पूछा रहा है। तो ICC के तहत सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? विराट कोहली, रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया। चूंकि नीरज चोपड़ा ने इस साल ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो नीरज चोपड़ा मैक्सिमम का उत्तर होगा ही होगा, अगर भारत की बात कही जाएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल नीरज चोपड़ा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फीमेल मीराबाई चानू, इन्होंने भी ओलंपिक में पदक लाया था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच तो सैंड मारीने, भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच, ओलंपिक के समय यही कोच थे जो भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाए थे। और चौथे पायदान पर रही थी भारत की महिला हॉकी टीम, और भारत ने मेल हॉकी में तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक जीता था, हालांकि उसके कोच दूसरे थे। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेकरा, पैरा शूटर है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम तो महिला हॉकी टीम, भारत की महिला हॉकी टीम, क्यों? क्योंकि ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी, तो ये इन लोगों का नाम है। और मैच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मैच ऑफ द ईयर तो टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत व ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल का मैच, यह इसको मैच ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हमने देखा ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू। 73वें गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए कुल कितने पद्म अलंकरणों की घोषणा की? इसे पद्म अलंकरण कहिए या पद्म पुरस्कार, दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। तो कितने पद्म अलंकरण की घोषणा की? 4, 17, 107, 128। तो टोटल जो है ना पद्म अलंकरण 3 श्रेणियों में दे दिए जाते हैं। पद्म टोटल, पहले इसका आंसर बता देते हैं, 128। ठीक है,
तो वो 3 श्रेणी में पद्म अलंकरण कुल 128 दिए गए, जिसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। तो पहले व्याख्या देख लेते हैं। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म अलंकरण यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 2022 के लिए। इस वर्ष रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। और पद्म पुरस्कारों में 3 श्रेणी होते हैं। पद्म विभूषण जो दूसरा नागरिक सम्मान होता है भारत का पहला नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण होता है जो दूसरा होता है। और पद्म अलंकरण के तहत 3 दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म भूषण विभूषण सबसे ऊपर, भारत रत्न के बाद जो नागरिक अलंकरण होता है उसमें पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो पद्म अलंकरण जो दिया गया उसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनमें जो 128 लोग थे उनमें 34 महिलाएं शामिल थी और 10 विदेशी लोगों को भी यह दिया गया। इन लोगों में शामिल थे 128 लोगों में, और 13 लोग ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत यह दिया गया। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 84वां प्रश्न। 2022 के लिए कितने लोगों को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? सबको क्या बोलते हैं? पद्म पुरस्कार या पद्म अलंकरण। और ये पद्म अलंकरण जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो वही पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4, 17, 107, 128। तो 4 लोगों को दिया गया। 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्म श्री, और ये टोटल हो जाते हैं, इसको बोला जाएगा पद्म अलंकरण, वो हो जाए 128। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक अलंकरण होता है भारत रत्न। पद्म विभूषण दूसरे दर्जे का है, दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, पद्म विभूषण किन लोगों को, 4 लोगों को दिया गया, वो कौन कौन है? सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और महाराष्ट्र की हैं। दूसरे जो हैं राधे श्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, उनमें ये 3 लोग शामिल हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। साहित्य और शिक्षा से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत, आपको पता ही होगा हाल ही में इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश करने से इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। ये सिविल सेवा से जुड़े हैं और भारत के CDS थे उस समय जब इनका मौत हुआ। उत्तर प्रदेश के ये भी हैं, श्री कल्याण सिंह, ये राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं और ये भी उत्तर प्रदेश से। ये तीनों लोग मरणोपरांत, और एक सुश्री प्रभा अत्रे, इन्हें कला क्षेत्र महाराष्ट्र से जुड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई थी तीनों की अलग अलग, पद्म भूषण की, शायद वो डिलीट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, उपरोक्त सभी। तो सुश्री प्रभा अत्रे को छोड़कर बाकी ये जो तीनों लोग हैं ना, इन्हें मरणोपरांत ही पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? तो 4 लोगों को तो पद्म विभूषण दिया गया और 17 लोगों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। और इन 17 लोगों का नाम आप इस चार्ट में देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों, अगर बिहार से जुड़े थे तो मैं उसको क्वेश्चन रेज करता, लेकिन उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक आध नाम का नाम ले लेता हूँ। पद्म भूषण, सॉरी ये पद्म विभूषण मैंने लिख दिया, पद्म भूषण यहाँ होगा, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण तो 4 लोगों को मिला था, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला था। गुलाम नबी आज़ाद है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने ना यह अलंकरण लेने से इनकार कर दिया। जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया गया। इन लोगों की अपनी राजनीति होगी। देवेंद्र झाझड़िया भी है इसमें, राजीव महर्षि राजस्थान के जो हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, साइरस पूनावाला, ये सारे NRI लोगों को भी दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा इस चार्ट को, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के लिए कितने लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? तो पद्मश्री टोटल 107 लोगों को दी गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री 2022 से सम्मानित निम्न व्यक्तियों में से कौन बिहार से संबंधित है? आचार्य चंदना जी, सैबाल गुप्ता, ए और बी दोनों, नरसिंह प्रसाद गुरु। तो जो 107 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है ना, उसमें से आचार्य चंदना जी और सैलाब गुप्ता का संबंध बिहार से है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पद्म विभूषण 4 सही है, पद्म भूषण 17 सही है, पद्मश्री 128, क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पद्म अलंकरण टोटल जो है वह 128 था, लेकिन पद्मश्री 107 लोगों को दिया था। टोटल पद्म अलंकरण 128 था, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे संबंधित थे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, कथक सम्राट, ओडिशा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, बंगाली साहित्यकार। तो कथक सम्राट थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविड सोलोली का निधन हो गया, वह वर्तमान में किस पद पर थे? तो ये यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष थे डेविड सोलोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आकार पटेल है। और एक और है इंडोमिटेबल, इनकी लेखक अरुंधति भट्टाचार्य है। इंडोमिटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन विश्व में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय द्वारा 2006 में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 13 जनवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, पटना, लखनऊ, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में आयोजित किया गया। व्याख्या में देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद की, हम लोग जानते हैं कि विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रत्येक साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो उन्हीं विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में वर्चुअली किया गया। और इस महोत्सव का थीम क्या था? सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा सशक्त युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का थीम क्या था? तो सक्षम युवा सशक्त युवा, यही थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हॉर्नबिल महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? नागालैंड। अब गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन है, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये ना गोल्डन ग्लोब 2 श्रेणियों में दिया जाता है, ड्रामा और म्यूजिकल। तो ड्रामा श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, किंग रिचर्ड, टिक टॉक बूम। तो सही उत्तर है द पावर ऑफ द डॉग। वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण कैलिफोर्निया के बेल्वी हिल्स में 9 जनवरी को किया गया। 9 जनवरी 2022 को किया गया। इन पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में और म्यूजिकल एवं कॉमेडी श्रेणी में, 2 अलग अलग श्रेणी में। एक श्रेणी हो जाता है ड्रामा श्रेणी और दूसरा हो जाता है म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी। तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये 2 कैटेगरी श्रेणी में दिए जाते हैं। बाकी सारे अवार्ड्स संयुक्त रूप से दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ड्रामा श्रेणी का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग, और म्यूजिकल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वेस्ट साइड स्टोरी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ड्रामा श्रेणी में अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया। तो एंड्रू गरफील्ड को म्यूजिकल श्रेणी का बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। उसी तरह बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड निकोल किडमैन को दिया गया ड्रामा श्रेणी में, और
रासेल जैगलर को दिया गया म्यूजिकल श्रेणी में। उसी तरह अब दोनों श्रेणियों में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया जैन कॉफियो फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्राइव माई कार को दिया गया। इस चार्ट को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से भी इसे रिपीट करेंगे। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में म्यूजिकल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द पावर ऑफ डॉग तो नहीं, इसे तो ड्रामा श्रेणी में दिया गया था। वेस्ट साइड स्टोरी तो हाँ, इसे म्यूजिकल श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, वेस्ट साइड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी निकोल किडमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल श्रेणी एंड्रू गारफील्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल श्रेणी रासेल जैगलर। उपरोक्त सभी सुमेलित है, तो उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में किस देश की फिल्म ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा यानी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया? वह फिल्म जो थी ड्राइव माई कार, वो किस देश की फिल्म थी? जापानी, इटली, चीनी, रूसी? तो यह जापानी मूवी थी। दोस्तों यहाँ पे ना सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का जो अभिनेता है वो विल स्मिथ है। यहाँ पे विल स्मिथ है, रिचर्ड किंग हमने अंग्रेजी में गलती लिख दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा। जनवरी 2022 में संपन्न एशेज क्रिकेट श्रृंखला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 4 जिलों से अपने नाम किया, किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? एशेज श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? जो हाल ही में जो हुई थी वो 4 जिलों से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया होगा, दूसरा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। तो एशेज ट्रॉफी हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। और हाल ही फिलहाल में जो खेला गया जनवरी में समाप्त हुआ 5 मैचों का जो टेस्ट सीरीज, उसको ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से अपने नाम किया। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी। तो विराट कोहली ने पहले तो T20 वर्ल्ड कप के बाद दिसंबर में T20 से कप्तानी छोड़ दी, और अभी जनवरी में इन्होंने टेस्ट से भी कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी। जब इन दोनों की कप्तानी छोड़ी तो इन्हें एक दिवसीय से अपने आप ही कप्तानी से हटा दिया गया, यानी अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा है। भारतीय क्रिकेट टीम के अफ्रीका दौरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दिसंबर जनवरी के बीच में भारत ना अफ्रीका गया था, तो उसी के बारे में नीचे विकल्प दिया गया। मैंने कोशिश की है कि सबको एक विकल्प एक क्वेश्चन में ही आपको समेटा दूं, याद करा दूं। अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती, ये सही है। अफ्रीका ने ODI सीरीज 3-0 से जीती, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। भारत ने टेस्ट सीरीज और ODI 3-0 से जीती, ये गलत है। ए और बी यानी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-1 से और ODI सीरीज 3-0 से जीती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 एवं 23 के संस्करण का नया प्रायोजक कौन बन गया है? ड्रीम 11, बायजूज, अनअकैडमी, टाटा ग्रुप। तो अब ड्रीम 11 IPL जो होता था, बायजू जो विवो IPL होता था, अब वह टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। 2022 में भी टाटा IPL और 2023 में भी टाटा IPL। और टाटा IPL ने इन 2 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 670 करोड़ रुपया BCCI को दिया है। इससे पहले विवो के नाम से IPL होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC द्वारा पिछला वर्ष विवो के नाम ना होकर ड्रीम 11 के नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC द्वारा जारी 2021 के पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, R अश्विन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ना ICC 2021 की 5 टीमों की घोषणा की है। ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ICC ने खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर पुरुष व महिला खिलाड़ियों की 2021 की 5 टीमें बनाई है। तो उसी के तहत ICC के 2021 के पुरुष टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह दिया गया है। रोहित शर्मा को, ऋषभ पंत विकेट कीपर है उनको, और R अश्विन को। और वनडे और T20 में किसी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिला है। अब महिला की बात की जाए तो मिथाली राज और झूलन गोस्वामी को महिलाओं की एक दिवसीय टीम में जगह मिली है। तो वहीं स्मृति मंदाना, जिसे कि ICC वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, उन्हें T20 का जो टीम है वर्ल्ड टीम, उसमें शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा जारी 2021 के पुरुष
ओडीआई क्रिकेट टीम में कितने भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? ये जो टीम है ना 2021 में प्रदर्शन के आधार पर टीम बनाई गई है। तो टेस्ट टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? सॉरी, वनडे टीम में 1, 2, 3, एक भी नहीं, तो वनडे और T20 में एक भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। और टेस्ट टीम में 3 भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया। कौन कौन? पुरुष की बात हो रही है, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी 2021 की ओडीआई महिला क्रिकेट टीम में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो महिला ओडीआई टीम में ना भारत की 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी को, जबकि स्मृति मंधाना को T20 में शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी 2021 के T20 महिला क्रिकेट टीम में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? स्मृति मंधाना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा। तो स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है, हम लोगों ने चर्चा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट 2022 किस देश में आयोजित होगी? तो 2022 में अक्टूबर में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली है। जनवरी 2022 में संपन्न पुरुष टेनिस का एटीपी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी। तो यह खिताब कनाडा ने जीता। जनवरी 2022 में पुरुषों के टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2022 का आयोजन सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया में है, किया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। यहाँ टीम ना कंट्री पार्टिसिपेट करती है। और फाइनल मुकाबले में कनाडा ने स्पेन को 2-0 से हराकर ये एटीपी का जो तीसरा संस्करण है ना, इसका खिताब अपने नाम किया। तो कनाडा ने जीता स्पेन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जनवरी में संपन्न एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना ने किसके साथ जोड़ी बनाकर जीती? महेश भूपति के साथ, लिएंडर पेस के साथ, रामकुमार रामनाथन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो रामकुमार रामनाथन के साथ यह खिताब रोहन बोपन्ना में जीती। अब हम लोग आते हैं टेनिस में ही ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो मेरे फेवरेट है जो इन्होंने जीता है, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। सही उत्तर है राफेल नडाल। और चर्चा कर लेते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया ओपन की, जो 17 से 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित हुआ। पुरुषों के एकल स्पर्धा की खिताब जीतकर राफेल नडाल ने सर्वाधिक 21 ग्रैंड स्लैम सिंगल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले तक न दोस्तों राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच तीनों ही 20, 20 और 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर बराबर पर चले आ रहे थे। उधर वीजा का मामला हुआ नोवाक जोकोविच के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यह कानून था कि भाई जो कोरोना का टीका नहीं लेगा उसको देश में नहीं घुसने दिया। ये तो चले तो गए लेकिन उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें खेल दिया जाए, लेकिन वहाँ के जो खेल मंत्रालय ने उन्होंने अपना वीटो लगा दिया और इन्हें खेलने से मना कर दिया। तो ये नहीं खेल पाए और राफेल नडाल को एक क्लीन चिट मिल गई और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। डर था कि शायद नोवाक जोकोविच उसके बीच में कौन जीते कौन हारे, लेकिन इसके हट जाने के बाद रोजर फेडरर अनफिट ही थे, उसने बाजी मार ली राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल यह जीत गया और इसके साथ ही 21 ग्रैंड स्लैम। दोस्तों जो टेनिस होते हैं ना, 4 टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन इंग्लैंड के लंदन में होता है, और चौथा होता है अमेरिकन। इन चारों को ना मिलाकर ग्रैंड स्लैम, ये चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो इन चारों टूर्नामेंटों में को मिलाकर टोटल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। किसने? तो राफेल नडाल ने। और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो मैंने बता ही दिया। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी 44 वर्षों के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन कोई भी महिला जो जीती थी वो आज से 44 वर्ष पहले जीती थी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है और उसने 44 वर्षों के बाद ऐसा कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। विजेता पुरुष एकल राफेल नडाल किसको हराया? रूस के डेनियल मेदवेदेव को। महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने डेनियला कॉलिंस अमेरिका को हराया। पुरुष युगल में यार ये लोग जो है ना, ये यहाँ पे है विजेता में है, गलती से वहाँ पे चले गया। तो यहाँ पे ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे, किसने किसको हरा के जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर यहाँ पे कोई भारतीय होता ना तो यहाँ से प्रश्न बनते, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने, सिमोन हालेप ने,
राडुकोना ने, सेरेना विलियम्स ने, तो एस्ले बार्टी ने जीता। और ये कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। वही चीज़ें हैं, यह उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। फ्रांसीसी ओपन 2019 में और विंबलडन 2021 में जीती थी, और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता दोस्तों? 20, 21, 22, 25, तो 21वां ग्रैंड स्लैम कौन? माय फेवरेट राफेल नडाल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सूची है जिसमें दिया गया किसने ग्रैंड स्लैम कितनी बार जीता। दोस्तों महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीती है ना, वो मार्गरेट चान है। मार्गरेट चान टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीती है। पुरुषों में राफेल नडाल अभी, और महिलाओं में ना सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर दूसरे स्थान पर बरकरार है। मार्गरेट चान बहुत पहले जीत कर बैठी हुई है, अब तो वो 60 साल की हो गई हैं। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं 21 ग्रैंड स्लैम। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं 20 ग्रैंड स्लैम। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं 20 ग्रैंड स्लैम। उसके नीचे हैं पीट सम्प्रास। दोस्तों ये ना खिलाड़ी महान था। 2002 के पहले तक ना ये इसका राज चलता था 2006 तक। तो ये पीट सम्प्रास अमेरिका का है 14वें ग्रैंड स्लैम जीतकर। बोनबर्ग ये स्वीडन के हैं, ये 11। ये भी अपने आप में श्रेष्ठ था, लेकिन आगे बढ़ते रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। अभी ये नोवाक जोकोविच पछाड़ ना दे राफेल नडाल को, कोई नहीं जानता। अभी के लिए राफेल नडाल 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे किस टेनिस खिलाड़ी का वीजा रद्द कर दिया गया? अभी हमने चर्चा किया था आपके सामने। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स। तो नोवाक जोकोविच, यहाँ पे वो पूरी कहानी है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन भारत, श्रीकांत भारत, विक्टर एलेक्सेन डेनमार्क, केंटो मोमोटा जापान। तो दिल्ली में जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ ना, वो भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 टूर्नामेंट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन जो भारत में हुआ, और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, ये भी भारत में हुआ। ये हुआ लखनऊ में, ये लखनऊ में हुआ। सैयद मोदी लखनऊ में हुआ है, और इंडिया ओपन दिल्ली में। तो इंडिया ओपन के विजेता लक्ष्य सेन भारत के रहे। महिला एकल में आंग बांग रंग फांग, ये थाईलैंड की जीती है। और पुरुष युगल, इसको जो मैंने ग्रीन किया ना, इसको याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें भारतीय शामिल। पुरुष युगल का खिताब सात्विक रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों भारतीय थे, इन्होंने जीता। और अब आते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो कि लखनऊ में हुआ। इसका फाइनल मैच नहीं हुआ क्योंकि इसमें ना एक खिलाड़ी को कोरोना हो गया। दोनों फ्रांसीसी बैडमिंटन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे, एक को खिलाड़ी कोरोना हो गया जिसके चलते दूसरा मैच नहीं हुआ और मैच को रद्द कर दिया गया, किसी को विजेता घोषित नहीं किया गया। और महिला एकल में ना पीवी सिंधु ने खिताब जीता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं पूछ भी हूँगा। जनवरी 2022 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीतने वाली बुसानन आंग बांग रांग फांग किस देश की महिला खिलाड़ी है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, चाइनी ताइपे, चीनी थाईलैंड, चीन थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड की है महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में लखनऊ में संपन्न सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में लखनऊ में संपन्न सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? के श्रीकांत ने, विक्टर एलेक्सेन डेनमार्क के ने, केंटो मोमोटा ने। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि एक खिलाड़ी को कोरोना हो गया जिसके कारण फाइनल मैच ही रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत के किस 14 वर्षीय युवा ने भारत के 73वां ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर शतरंज में होता है। तो भरत सुब्रमण्यन, लियोन मेंडोका, मित्राव गुहा, संकल्प गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्ष से चल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया? चल नहीं, जल रही होगा, जल रही। तो नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में, नेशनल दीप ज्योति में, राष्ट्रीय सेना ज्योति में, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली से जो होंगे उनको पता होगा, नेशनल वार मेमोरियल में इसको विलय कर दिया गया है। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर ही अमर जवान ज्योति का एक विशाल समारोह में नवनिर्मित नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति के जय। भारतीय रेल बोर्ड का नया चेयरमैन 1 जनवरी 2022 को कौन बने? सुनीत शर्मा, सौरभ गर्ग, गुरदीप सिंह, विनायक कुमार त्रिपाठी। तो सही उत्तर होगा विनायक कुमार त्रिपाठी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की? वीर सावरकर दिवस, वीर बाल दिवस, सिख दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो हैदराबाद में किया गया। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ किया गया? संघाई, मॉस्को, बीजिंग, जेनेवा। तो बीजिंग में किया गया। निकारागुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति के पद पर जनवरी 2022 को संभाला? राष्ट्रपति का पद जनवरी 2022 में संभाला लगातार चौथी बार। डेनियल ऑर्टेगा, नेफ्टाली बेनेट, डोको विडोडो, इब्राहिम रईसी। तो सही उत्तर होगा डेनियल ऑर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो कि अभी चल रहा है का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? अभी मार्च में वो चल रहा है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। तो अभी न्यूजीलैंड में यह चल रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण, यह 12वां महिला विश्व कप है। न्यूजीलैंड में 3 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा। यह 2021 में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। रूस की सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? जनवरी में तनाव बढ़ रहा था, फरवरी में रूस ने अटैक कर दिया और अभी घमासान छिड़ा हुआ है। तो वो कौन सा देश है? तो सभी को अभी पता होगा, यूक्रेन। ये वही चीज़ है, उसकी यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, जो कि काफ़ी चर्चा में भी है अपने भाषणों से, अपने तरह तरह के हरकतों से। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। पिक्चर क्या हो गया, मैंने पिक्चर लगाया था। तो दोस्तों आज का जो एमसीक्यू है जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज, करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हमारे प्रयास सफल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।